दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एस के क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, तो इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और सारे आर्टिकल को लेके। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट एक बना रखी है इंडियन पॉलिटी के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने उसमें बाकायदा हर चीज़ें विद आर्टिकल बता रखी हैं। तो चलिए बिना देर करे आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में जो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र में होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद में दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री या राज्य मंत्री ये आते हैं इसमें मंत्री परिषद में। लेकिन अगर हम ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो कैबिनेट वर्ड का अपने संविधान में केवल एक जगह प्रयोग किया है, वो है आर्टिकल 352 में, जिसमें कि इमरजेंसी की बात कही गई है। अभी मैं इमरजेंसी जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये अच्छे से जिक्र कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए आपको बता देना है, केवल कैबिनेट वर्ड एक बार ही यूज़ हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में। तो ये तो थी आर्टिकल 74 की बात। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, तो वो है आर्टिकल 75। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इसको ओथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। लेकिन मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे पीएम थे दोस्तों जिनकी उपराष्ट्रपति ने जिनको ओथ दिलवाई थी। और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये जो अन्य मंत्री होते हैं यही मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनकी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री बताता है कि किस व्यक्ति को उस पद पर चुनना है, और राष्ट्रपति उन सबको उसी पद के लिए ओथ दिला देता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये तभी तक उत्तरदायी सत्ता में बनी रहेगी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। अब ये विश्वास मत क्या होता है अभी हम आपको आगे बताते हैं। विश्वास मत खो देने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। इसका मतलब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था 1997 में, तब ये बताया गया था कि 6 माह तक किसी भी मंत्री को मंत्री बनाया जा सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया तो जो मंत्री परिषद है उसकी संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इससे पहले दोस्तों कोई लिमिट नहीं थी, तो जितने मंत्री को चाहते थे उतने सभी को ही मंत्री परिषद में कोई ना कोई विभाग डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। नए नए विभाग बनाए दिए जा रहे थे। तो ऐसा देखते हुए ये अमेंडमेंट करना पड़ा ताकि टोटल सारे ही मंत्री को मंत्री परिषद में शामिल ना कर लिया जाए। अब इसका बेनिफिट भी अभी आपको बताएंगे मंत्री परिषद का क्या बेनिफिट होता है। तो ये तो थी कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए और लंबे समय तक आपके माइंड में रहे। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की 4 मेजर स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो देखिए, न्यायपालिका और प्रेस तो सभी लोग आसानी से समझ जाएंगे। प्रॉब्लम आती है कि विधायिका और कार्यपालिका में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम विधायिका और कार्यपालिका में डिफरेंस समझ लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मंत्री परिषद की इम्पोर्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका किसे कहते हैं। देखिए, विधायिका जो नियम कानून को बनाती है, यानी नियम कानून कौन बनाता है दोस्तों? संसद बनाती है, राइट। तो यानी जो संसद हो गई हमारी विधायिका हो गई। ठीक है, देखिए संसद में ही लोकसभा, राज्यसभा और अपने राष्ट्रपति आते हैं, यानी संसद हो गई वो विधायिका हमारी। अब इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? जो एग्जीक्यूट कराता है, मतलब जिस इम्प्लीमेंट जिसको कराता है वो होता है कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूट इसको कराते हैं मंत्री परिषद, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री।
तो यानी प्रधानमंत्री और जितनी मंत्री परिषद हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कार्यपालिका हो गई। ये इस पर कार्य करती हैं, और अगर ये सही से काम नहीं कर रही होती या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर दोस्तों वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह 6 माह तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। यही सेम मंत्रियों के लिए भी है दोस्तों। तो 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन में सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। अगर 6 माह के अंदर नहीं लेता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं कि इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30, कम से कम इतनी तो उसकी एज होनी चाहिए। देखिए, अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो लोकसभा में 552 सीटें होती हैं। यानी अगर इसका 50+1 अगर हम लोग कर ले, 50% +1, तो ये आ जाएगी, टोटल सीटें आ जाएंगी आपकी 277। यानी कोई भी अगर पार्टी इतने सांसदों के साथ जीत जाती है तो ये जो सांसद जिसको अपना हेड नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण कर लेता है प्रधानमंत्री की। ये तो रही सीधी सीधी बात कि अगर इतनी सीटें कोई लेके आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इतनी सीटें नहीं ला पाता है, लेकिन 2-4 पार्टियां मिलकर इतनी सीटें ले आती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिली जुली सरकार। तो उसमें फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी का जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो उसको राष्ट्रपति के सामने नियुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करवा देता है, उसको ओथ दिला देता है। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और ऐसी सिचुएशन में ना कोई साझे की सरकार बनने की दिख रही होती कंडीशन, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है अपनी स्वेच्छा से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लोकसभा की, उसके नेता को वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसको 1 माह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर वो बहुमत सिद्ध कर लेता है तो कंटिन्यू करता है पीएम के पद पर, नहीं तो उसको त्यागपत्र देना होता है। तो ये तो रही पीएम की बात। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने वर्बली बात की थी, अब देखिए दोस्तों मैंने ये सब नोट डाउन कर रखा है। अब थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। मैं इसलिए नोट्स ये सब लिख के रखता हूँ दोस्तों कि बताने में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन ये सब नोट करके रखी हैं तो इससे कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद जो है वो सैद्धांतिक है। आर्टिकल 75 में मेंशन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संवैधानिक पद है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। ये बात कर चुके हैं। सैद्धांतिक रूप से भारत में प्रशासन की सभी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित होते हैं, लेकिन इन सभी शक्तियों का उपयोग करता कौन है एक्चुअली में? प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करता है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अगर पद देखा जाए तो वो राष्ट्रपति होता है, और भारत का प्रथम नागरिक भी इसी कारण से राष्ट्रपति होता है। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति की अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो वो जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। यही जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति को सारी शक्तियां तो दी हुई है, लेकिन शक्तियों का एक्चुअली में प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुन के आया हुआ है और उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आए हैं। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मतदान किया जाता है, ये तो क्लियर है, क्योंकि लोकसभा से आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह को आप देख लीजिए, वो राज्यसभा से ही चुन के आए हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री हमेशा जनता द्वारा ही चुन के आएगा, कभी कभी इनडायरेक्टली भी चुन के आ सकता है। इस मतदान में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। ये चीज़ क्लियर है। प्रधानमंत्री के रूप में वह देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाता है।
और देश के विकास से संबंधित प्रत्येक योजना में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। वहीं अगर बात करते हैं ब्रिटेन जिसके संविधान की, तो ब्रिटेन में दोस्तों जहाँ जो संसद होती है उसमें हमेशा जो पीएम चुन के आता है वो हमेशा लोअर हाउस यानी लोकसभा का ही होता है। लेकिन यहाँ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ऐसा नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। आप मनमोहन सिंह बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, राज्यसभा से वो चुन के आए थे। सदस्य न होने पर भी वह 6 माह तक मंत्रिपरिषद में या प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी दोनों में से किसी भी हाउस की। तो अब दोस्तों 6 माह के अंदर सदस्यता कैसे लेगा? देखिए कभी कभी उपचुनाव होता है तो या तो वो उपचुनाव के द्वारा जीत के आ जाते हैं। अगर उपचुनाव नहीं होता है तो राज्यसभा के लोग कैसे चुन के आते हैं? वो विधानसभा से, हर स्टेट की विधानसभा से चुन के आते हैं। तो अगर विधानसभा में स्टेट में उसी की सरकार रहेगी सेम पार्टी की जिसकी केंद्र में है, तो उसका जैसे इनमें से कोई भी व्यक्ति रिटायर हो रहा होगा उस राज्य का, तो वहाँ से उसको चुन के भेज दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उसको सदस्यता मिल जाएगी और वो प्रधानमंत्री के तौर पर या मंत्रिपरिषद में शामिल रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं, मनोहर पारिकर जो कि गोवा के सीएम थे, उनको भी रक्षा मंत्री का पद दिया हुआ था। तो वो भी किसी भी सदस्य नहीं थे किसी भी सभा के, लेकिन बाद में उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल गई थी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की आयु की अगर बात करें तो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अगर लोकसभा का है वो, अगर राज्यसभा का है तो 30 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं कितने साल तक वो रह सकता है अपने पद पर, तो देखिए दोस्तों ये डिफाइन नहीं है कि कितने साल तक रहेगा, लेकिन क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते ही होते हैं, और क्योंकि लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही प्रधानमंत्री बनता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन इसका एक्चुअली कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक के बहुमत में है वो तब तक रहेगा। जैसे बहुमत खो देता है तुरंत ही उसको त्यागपत्र देना होगा। मंत्री के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्री के विभाग का चयन करता है। वह आवंटित विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। देखिए प्रधानमंत्री, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें लोगों का पद चेंज कर दिया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री है तो उसको गृह मंत्री का पद दे दिया गया, गृह मंत्री है तो उसको वित्त मंत्री का पद दे दिया गया। तो ये सब जो चेंजेस होते रहते हैं ये अधिकार होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा बैठक में लिया गया निर्णय जो है प्रधानमंत्री से प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। देखिए अगर कोई भी मंत्री है जो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में काम करता है तो प्रधानमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। राष्ट्रपति से वो बोल देगा कि इसको आप त्यागपत्र दिला दीजिए, तो त्यागपत्र देना पड़ेगा उसको। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। ये चीज़ क्लियर है। अब प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके लोकसभा भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। ये चीज़ क्लियर है। अगर क्योंकि वो बहुमत अगर खो देता है तो ऑब्वियसली उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जब वो अपने पद से इस्तीफा देगा तो वो राष्ट्रपति से ये बोलेगा कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए और मंत्रिमंडल जो है उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो ये तो थे पावर ऑफ पीएम। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत प्राप्त दल के नेता को शपथ ग्रहण कराई जाती है। उसके कुछ समय बाद संसद में संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वास मत प्राप्त करना होता है। ये 1 महीने का टाइम होता है विश्वास मत को प्राप्त करने के लिए। उनको टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आप शो करिए कि आपके समर्थन में जो है वो आधे से 1 वोटर जो हैं वो हैं। मतलब अभी आपको बताया था ना मैंने 552 जो सांसद होते हैं लोकसभा में, तो इसमें 552 का अगर आधा करेंगे तो 276 आएगा, यानी +1 यानी 277
जो संसद है वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा में। ये विश्वास मत प्राप्त करना होता है, 1 माह के अंदर उसको दिखाना होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ प्रधानमंत्री के बारे में बात। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।